नमस्ते। कैसे हैं सभी। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने इकोनॉमिक्स का बेसिक परिचय किया था। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। तो वो मैं आशा करता हूँ संडे था आपने रिवीजन भी कर लिया होगा और काफ़ी डिटेल मैंने उस पर डिस्कस किया था। पिछली क्लास में मैं बोल के गया था कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत शानदार तरीके से समझ में आता होगा। आपका जो भी मीडियम है आप उसमें आराम से नोट्स भी बना पा रहे होंगे, अच्छे से चीज़ों को लिख रहे होंगे। आज की क्लास दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये आपका तीसरा लेक्चर है, तो फटाफट आप अपना पेन और कॉपी लेके अपनी अपनी टेबल पे बैठ जाइए ताकि हम क्लास को प्रोसीड कर सके। जैसा कि आज आप पीछे देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है उस पर एक बार रिवीजन करा देता हूं। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने बात की थी कि भाई अर्थशास्त्र तो धन का विज्ञान है, ठीक है। या अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अथवा इसमें किसी व्यक्ति या समाज की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में भी बात होती है। अब जो अर्थशास्त्र है इसके दो प्रकार भी मैंने आपको बताए थे, एक माइक्रो, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा दोस्तों हमने बात की थी समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर किसी व्यक्ति या किसी कंपनी एक व्यक्ति एक कंपनी की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए कि भाई वो कितना उत्पादन कर रहा है, कितना उसका कंजम्पशन है, कितना उसका निवेश है, कितनी इसकी आय है सूक्ष्म लेवल पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यदि मान लीजिए पूरे देश के स्तर पे बात हो, राज्य के स्तर पे बात हो, जैसे मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, या पूरे देश की बात हो, शेयर बाजार की बात हो, राष्ट्रीय इनकम की बात हो, बजट की बात हो, ठीक है, बेरोजगारी की बात हो, पॉवर्टी की बात हो, तो ये दोस्तों किसके अंतर्गत आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स या जो अपना स्थूल अर्थशास्त्र है। फिर दोस्तों हमने बात की थी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो उसमें पिछली लेक्चर 2 में आपको मैंने डिटेल बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, इसमें विभिन्न सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ठीक है। इसका अगर हम क्या कर दें कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का इस्तेमाल करने लगे तो ये फिर दोस्तों क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था होता है। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं के संपन्न होने से है, जिसमें प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है, ठीक है। ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था। फिर आर्थिक वस्तु और सेवा का क्या मतलब है, तो कोई भी वस्तु और सेवा जिसका हम कीमत अदा करते हैं, क्या अदा करते हैं, जिसका प्राइस पे करते हैं, वो आर्थिक वस्तु या आर्थिक सेवा है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से कोर्स परचेज किया, 499 रुपए दिए तब आप ये कोर्स देख पाएंगे कंप्लीट। तो आप क्या ले रहे हैं, आर्थिक सेवा ले रहे हैं। या मान लो आपको एकदम फ्री में मिल जाता तो ये केवल सेवा होती, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आप चाय पीने जाते हैं, वो आपसे 10 रुपया ले रहा है तो वो आर्थिक सेवा दे रहा है। या आपने पेन खरीदा, पैसे लिए, तो आर्थिक वस्तु आपने उससे परचेज की। तो कोई भी वस्तु और सेवा जिसका पैसा दिया जाता है वो आर्थिक वस्तु या सेवा कहलाती है। और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इन्हीं चीजों का संबंध है, सेवा या वस्तु का नहीं बल्कि आर्थिक वस्तु और आर्थिक सेवा का। देन दोस्तों हमने बात की थी कि आर्थिक वस्तु और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं का संपन्न होना। तो आर्थिक क्रिया मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। और सभी इकाइयां, तो तीन इकाइयां होती है इसमें। पहला कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, सेकंड उद्यम यानी एंटरप्रेन्योर, थर्ड यानी गवर्नमेंट अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करने का प्रयास करती है। तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जैसे परिवार या कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसको कम कीमत पर ज्यादा गुणवत्ता युक्त वस्तु मिले, यानी वो अपनी यूटिलिटी उपयोगिता बढ़ाना चाहता है। एंड जो एंटरप्रेन्योर है दोस्तों वो चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी उसकी वस्तु और सेवा ज्यादा मूल्य में बिके, ज्यादा से ज्यादा बिके, मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम सेल। और तीसरा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दोस्तों क्या चाहता है, तो सरकार चाहती है कि भाई मेरी जो वस्तु और सेवा मतलब जो कंज्यूमर है उसका भी कल्याण हो और जो व्यापारी है, उद्यमी है, उसका भी वेलफेयर हो। तो सरकार चाहती है वेलफेयर करना।
तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। फिर दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो अर्थव्यवस्था है ये तब तक अधूरी है जब तक किसी देश के साथ इसका संबंध ना जोड़ दिया जाए। जैसे इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी शब्द जैसे ही दिमाग में आएगा तो हमारे दिमाग में आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होगी। और जैसे ही मान लीजिए इसकी बात है अमेरिका की, तो हम लोग समझ जाएंगे भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात होगी। और यदि मान लीजिए हमारे दिमाग में चाइनीज इकोनॉमी आई तो हम सोचेंगे अच्छा ये साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात होगी। तो जैसे ही इसके आगे देश शब्द जुड़ जाता है तो फिर दोस्तों इस तरीके से इसका पूर्ण एक तरह से अर्थ हमें पता चल पाता है। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो आज की हेडिंग दीजिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए ये जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं ये किस आधार पे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये समझना है कि भाई कोई भी एक देश है तो देश के अंदर आर्थिक क्रियाएं जो होती है ना, कौन कौन सी। तो जैसे मान लीजिए कोई एक देश है और उस देश की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, कोई एक देश है, इस देश की दोस्तों आर्थिक क्रियाएं होती है। जैसे आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं में जैसे हो गया उत्पादन, यानी कि वहां होने वाला प्रोडक्शन, ठीक है। फिर दूसरा हो गया वहां पे उपभोग, यानी वहां पे होने वाला कंजम्पशन। फिर मान लीजिए उस देश में जो भी एक्सचेंज हो रहा है, यानी विनिमय, लेन देन। फिर मान लीजिए उस देश में कोई भी निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो ध्यान से समझना, कंसेप्ट इस तरह से आपको समझाऊंगा कि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। आराम आराम से चलेंगे, मौज से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, लेकिन भूलेंगे कुछ नहीं और याद हो जाएगा एकदम, है ना। तो आप सभी का ढेर सारा स्वागत है, सबको शुभाशीष, बढ़िया तुम्हारा सिलेक्शन होगा। आराम आराम से इस कोर्स को समझ लो ताकि इकोनॉमी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी एग्जाम से, सिविल सेवा परीक्षा से छूटे नहीं, ठीक है। तो मैं वैसे ही लेके चल रहा हूँ जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं। इवन क्लास के अंदर थोड़ा एक मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है कि जल्दी आप इसको खत्म कराओ, यहाँ अपने को कोई बोलने वाला कुछ नहीं है, तो बिंदास होके पढ़ना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप तुरंत कमेंट करो, आपका तुरंत उसका उत्तर मिलेगा, ठीक है। टॉपिक से संबंधित कुछ भी समस्या है तो आप पूछ लीजिए बेफिक्र होके, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है और जब आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में इकोनॉमी हमने अच्छे से पढ़ाई की है। तो आप ध्यान से समझो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखो हर देश के अंदर आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है, और आर्थिक क्रियाएं क्या क्या है पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, ट्रेड, दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इनमें गवर्नमेंट का रोल है, यानी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज उत्पादन गवर्नमेंट कर रही है, उपभोग गवर्नमेंट करवा रही है, एक्सचेंज गवर्नमेंट कर रही है, और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। एक तो ऐसा हो सकता है कि सारा काम उत्पादन भी गवर्नमेंट करे, कंजम्पशन भी सरकार करवाए, किसको देना है किसको नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट रोड में, रेल में, सब चीजें सरकार चला रही है। तो एक तो ये हो सकता है कि जिसमें सरकार ही सब कुछ कराए, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें सरकार की भूमिका आर्थिक गतिविधियों में बहुत कम है, प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है, निजी क्षेत्र अपने अनुसार उत्पादन कर रहा है, अपने अनुसार एक्सचेंज कर रहा है, निवेश कर रहा है। और एक ऐसा हो सकता है जिसमें सरकार भी उत्पादन कर रही है और साथ ही साथ प्राइवेट भी कर रहा है। जैसे आप देखते हैं, मान लो मध्य प्रदेश के अंदर आप जाओ तो मध्य प्रदेश में अपोलो हॉस्पिटल भी मिलेगा और मध्य प्रदेश में एम्स भी मिल जाएगा। राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में एम्स भी है, एसएमएस भी है, और राजस्थान में फोर्टिस भी है, अपोलो भी है, ठीक है। या दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में भी एम्स है और दिल्ली के अंदर फोर्टिस भी है, दिल्ली में अपोलो भी है। तो इसका मतलब प्राइवेट भी सर्विस दे रहा है और गवर्नमेंट भी सर्विस दे रही है। रोड वगैरह बनाने का काम गवर्नमेंट भी कर रही है अपने देश में और प्राइवेट भी कर रही है। तो निवेश गवर्नमेंट भी कर रही है, निवेश प्राइवेट भी कर रहा है।
तो दोस्तों यहीं पे हमें समझना है कि आर्थिक गतिविधियों में सरकार की हिस्सेदारी है या आर्थिक गतिविधियों में हिस्सेदारी प्राइवेट की है। इस आधार पे अर्थव्यवस्थाओं को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं के संचालन के आधार पर इकोनॉमीज को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन ज्यादा संचालित कर रहा है? केंद्र मतलब सरकार कर रही है, प्राइवेट कर रहा है, या दोनों मिलके कर रहा है? ठीक है, तो इस आधार पर सरकारों को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में सरकारों को बांटा गया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब सरकार मतलब अर्थव्यवस्था की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। आज की हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। और इसको समझने से पहले मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो पहले इसको समझना आप लोग। हर देश होता है, उस देश में क्या है, रिसोर्स जो होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। रिसोर्स मतलब संसाधन। हर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स तो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और वहां जो गोल्स होते हैं वो गोल्स होते हैं दोस्तों ज्यादा। रिसोर्स संसाधन तो क्या है, कम है, और इकोनॉमी के सामने गोल्स जो हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे बजट फिक्स होता है सरकार का कि भाई 47 लाख करोड़ का बजट है, 50 लाख करोड़ का बजट है, तो फिक्स है एक साल का। लेकिन हमारी जरूरतें तो बहुत है, सड़क बनाना है, रेलवे बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, पोर्ट बनाना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाना है, गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था करनी है, सेना का देखना है, पुलिस का देखना है, कर्जा भी चुकाना है, कई तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो भी उपलब्ध रिसोर्स हैं, यानी जो रिसोर्स हमारे पास मिनिमम है, न्यूनतम है, इन न्यूनतम संसाधनों से सरकार क्या करती है? सरकार के पास संसाधन तो कम है और उसके जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य हैं ज्यादा। तो सरकार इन न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फिर क्या करती है? उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, प्राथमिकता तय करके। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। और प्राथमिकता कैसी? तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? प्राथमिकता, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, तो अभी एक बार क्लियर हो जाएगा। इसको लिखना नहीं है, समझना है। गवर्नमेंट क्या करती है? प्रायोरिटी सेट करती है। देखो क्या कंसेप्ट है, हेडिंग मैंने आपको लिखवाई टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसमें मैंने आपको समझाया कि हर देश में, चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील हो, हर देश जो भी होता है, तो दोस्तों वहां पे रिसोर्स तो होते हैं लिमिटेड, एंड जो गोल्स होते हैं वो है अनलिमिटेड। गोल्स तो बहुत है, मान लो अमेरिका है, तो अमेरिका मान लो उसके पास बहुत पैसा है, तो फिर क्या करेगा भाई? मंगल पे जाना है, चांद पे जाना है, और ज्यादा सूरज पे भी जाना है। फिर होगा तो वो कुछ और करने लगे, मतलब उसके भी टारगेट बहुत है। कोई भी ऐसा देश दुनिया में नहीं है जिसके पास गोल्स से ज्यादा रिसोर्स है। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में युद्ध ही नहीं होता। भाई जब आपके पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, तो क्यों लड़ोगे किसी से? आराम से रहोगे। तो बात क्या है कि हर इकोनॉमी के पास रिसोर्स सीमित होते हैं, लेकिन जो गोल्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो ऐसे में इन न्यूनतम संसाधनों की स्थिति में और अधिकतम लक्ष्यों की स्थिति में सरकारों को क्या करनी पड़ती है? प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। तो प्रायोरिटी मतलब क्या है यहाँ पे? तो प्रायोरिटी दोस्तों ये तय करनी पड़ती है कि भाई इन न्यूनतम संसाधनों से हमें अधिकतम जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो सबसे पहला हमें टारगेट ये सेट करना है, क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है। पहला प्रश्न ये आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें उत्पादन करना है। पहली चीज कि भाई उत्पादन करने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं। हम कारें बना सकते हैं, हम रोटी कपड़ा मकान बना सकते हैं, फिजिकल एसेट्स बना सकते हैं, लग्जरी गुड्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा बजट कितना है, और इस बजट के अनुसार व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें गरीब लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा हमें उत्पादन क्या करना है। तो क्या प्राथमिकता तय करनी है?
मान लो जैसे कोई देश है जिसमें रोटी कपड़ा मकान ऑलरेडी है, तो वो क्या उत्पादन करेगा, भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करेगा। और यदि कोई देश ऐसा है जहां पे रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है और पैसा कम है, तो पहले रोटी का उत्पादन करेगा। तो क्लियर हुआ होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें उत्पादन करना है। फिर दूसरा दोस्तों डिसीजन हमें लेना होता है इसमें, कैसे उत्पादन करना है। दूसरा हमें क्या डिसीजन लेना है कि भाई क्या उत्पादन करना है, उसके बाद में कैसे उत्पादन करना है। सेकंड क्या डिसीजन लेना है, कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस इट। सेकंड क्या आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस इट। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। तो फर्स्टली हमें यह सोचना है कि भाई हमें उत्पादन क्या करना है। तो यू हैव मेनी चॉइसेस, लाइक रोटी कपड़ा मकान, यानी जो बेसिक नीड्स हैं अपने उनका उत्पादन कर लो कि भाई रोटी का, कपड़ा का, ठीक है, मकान का। तो रोटी हो गई, कपड़ा हो गया, शेल्टर हो गया। या कोई कहे कि नहीं भाई हमें तो लग्जरी गुड्स चाहिए, वाइट गुड्स, ठीक है। तो कोई सोचे कि हमें क्या चाहिए कि भाई लग्जरी गुड्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, लग्जरी वस्तुएं, उनका उत्पादन करना है, लग्जरी गुड्स का। कोई कहे कि भाई हमारी जरूरत क्या है कि हमारे तो शत्रु ज्यादा हैं, जैसे इजराइल है, वो भूखा मर जाएगा पर उसको बॉम्ब चाहिए, उसको मिसाइल चाहिए, वरना चारों तरफ उसके शत्रु है ना। तो उसकी पहली जरूरत क्या है कि फर्स्ट अगर हमें सर्वाइवल करना है तो हमें क्या चाहिए, हथियार होने चाहिए, ठीक है। तो अब भारत की भी बात करें तो भारत के एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, दोनों शत्रु देश हैं। तो हमें भी प्राथमिकता रखनी होती है कि डिफेंस बजट हमारा प्रॉपर हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो पाकिस्तान और चाइना शत्रु नहीं होते, इसकी तरह होते, भारत के जो पड़ोसी नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो हमें जरूरत ही नहीं होती इतना बड़ा डिफेंस बजट बनाने की, ठीक है। जैसे कनाडा और अमेरिका है, दोस्ती है, ओपन बाउंड्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह उनका डिफेंस बजट फिर कम होता है। फिर दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस इट, कैसे उत्पादन करना है, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट अगर दोस्तों क्लियर हो गया ना, चुटकियों में आप फिर इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब दूसरा दोस्तों आपको करना तय कि भाई कैसे उत्पादन करना है। तो दो तरीके हैं आपके पास, एक है श्रम से, पहला क्या है, बाय लेबर, और सेकंड है मशीन से, मशीन व तकनीक से, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, बाय मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। अब यहां पे समझो, अगर किसी देश के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या है और वहां बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन भी ज्यादा और साथ ही साथ बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा, तो अगर तुम वहां रोबोट से उत्पादन कराओगे, मशीन से उत्पादन कराओगे, तो बेरोजगारी तो और बढ़ जाएगी ना भाई। अगर किसी देश में मान लो पॉपुलेशन कम है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, पॉपुलेशन भी कम है और पॉपुलेशन का अधिकांश हिस्सा क्या होता जा रहा है, वृद्ध होता जा रहा है। और दूसरा चीज, हर किसी का उद्यम है, कोई किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करता है। तो वहां तो रोबोट से उत्पादन करो, मशीन से उत्पादन करो, तकनीक से उत्पादन करो। तो तुम्हें ये देखना है, ये तय करना है कि तुम्हारे देश को रोजगार चाहिए या तुम्हारे देश में रोजगार की कमी नहीं है। तो ऐसे देश जिसमें रोजगार संकट नहीं है, जहां पे लोग कम है, वो मशीन से उत्पादन करेंगे, तकनीक से करेंगे। और ऐसे देश जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग रोजगार के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, तो फिर रोजगार प्रायोरिटी होनी चाहिए, एआई, मशीन, रोबोट्स वगैरह प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे देश के अंदर इन वस्तु सेवाओं का उत्पादन तुम लेबर से कराना चाहते हो या मशीन से, वो तुम्हें तय करना पड़ेगा कि भाई अगर हमारे देश में बेरोजगारी है तो व्हाट टू, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय लेबर या बाय मशीन एंड टेक्नोलॉजी, ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरा इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन आता है इकोनॉमी में, वो आपके सामने आएगा क्या कि किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है कि भाई हम गरीब के लिए उत्पादन करें, पहला हमारा क्या हो सकता है कि हम गरीब जो पुअर लोग हैं उनके लिए उत्पादन करें, पुअर्स के लिए उत्पादन करें। सेकंड है कि भाई अमीरों के लिए उत्पादन करें, अमीरों के लिए।
रिच जो पीपल है उनके लिए उत्पादन करें, तीसरा है महिलाओं के लिए उत्पादन करें या पुरुषों के लिए उत्पादन करें, ये भी तुम्हें तय करना पड़ेगा। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। अगर मान लीजिए कि आप कोई वस्तु और सेवा बना रहे हैं, तो तुम उसको बनाने से पहले यह तय करना पड़ेगा ना भाई ये गरीब व्यक्ति के लिए है या अमीर व्यक्ति के लिए। मतलब क्या, अगर तुम कार देना चाहते हो, देश में बेचना चाह रहे हो, चाहे पूंजीवाद हो चाहे समाजवाद हो, लोग बहुत गरीब हैं और तुम मर्सिडीज का उत्पादन कर रहे हो, तो बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी भाई, परचेजिंग पावर ही नहीं है उनका। और यदि मान लो तुम्हारे देश में बहुत अमीर लोग हैं, सब सुपर रिच है, और तुम नैनो बना रहे हो, तो भी नहीं बिकेगी। कौन खरीदेगा 1 लाख वाली कार को? उनको मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए। और यदि मान लीजिए तुम जो उत्पादन बना रहे हो, जैसे फोन बना रहे हो, तो एक एप्पल है जिसका फोन ही मान लो 1 लाख प्लस का आता है। अब तुम उसका उत्पादन कर रहे हो भारत में, तो किसके लिए? तुम्हारा ग्रुप जो है, कंज्यूमर ग्रुप, वो कौन है? तो कंपनी कुछ ऐसी होती है जो अमीरों के ही प्रोडक्ट बनाती है, महंगे होंगे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, इस तरह के। जैसे हार्ले डेविडसन है, 5-6 लाख से शुरू होती है मोटरसाइकिल। वो थोड़े, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, उसके ग्राहक कौन है? अमीर लोग हैं, गरीब नहीं है। हीरो खरीद लेंगे गरीब वाले। अब हीरो ये टारगेट किसको करता है? सस्ता होता है तो गांव में बिक जाएगा, गरीब लोग खरीद लेंगे भाई, परचेजिंग पावर की बात है ना यहाँ पे। फिर अमीरों के लिए कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अमीरों के ही उत्पाद बनाती है, मतलब महंगे बेचेगी, ब्रांडेड बेचेगी, ठीक है, बढ़िया मूल में दुकान होगी, तो उनको पता है कि यहाँ कौन आएंगे? अमीर लोग आएंगे। फिर कुछ कंपनियां होती हैं जैसे पुरुषों के ही उत्पाद बनाती हैं, जैसे उस्त्रा कंपनी हो गई, इस तरह से वो दाढ़ी शेविंग वगैरह बनाएंगे। कुछ होती है पुरुषों के कपड़े बनाती है, कुछ होती है महिलाओं के ही उत्पाद बनाएंगी। तो उनके ग्राहक फिक्स हैं, तो उन कंपनियों ने तय कर रखा है कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना और किसके लिए बनाना है। तो जैसे मान लो जूते बनाने हैं, मशीन से बनाने हैं, महिलाओं के लिए बनाने हैं। जूते बनाने हैं, मशीन से बनाने, पुरुष के लिए बनाने हैं। जूते बनाने हैं और श्रम से बनाने, गरीब के लिए बनाना है। तो आप देखे होंगे गांव के जो उत्पाद होते हैं सस्ते होते हैं, ठीक है, क्यों? चूंकि उनको पता है गांव में महंगे नहीं बिकेंगे। गांव में जो कपड़े होते हैं, वहां पे तुम ब्लैकबेरी का बेचने लगो महंगा, कौन खरीदेगा? तो वहां पे फिर बिकते सारे वहां भी हैं, लेकिन वो सस्ते बिकेंगे। तो ये इकोनॉमी तय करती है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। अब देखो फिर से मैंने आपको बताया कि दोस्तों हर इकोनॉमी में क्या होते हैं, रिसोर्स जो हैं वो तो होते हैं कम, और गोल्स जो होते हैं, टारगेट्स होते हैं, वो होते हैं ज्यादा। ऐसी परिस्थिति में जब संसाधन कम हो, लक्ष्य ज्यादा हो, तो अर्थव्यवस्था या गवर्नमेंट क्या करती है? प्राथमिकता तय करती है, प्रायोरिटी सेट करती है। किसकी प्रायोरिटी? क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब यहां पे ध्यान रखना है, तो मैंने कहा क्या उत्पादन करना है। तो मान लो रोटी कपड़ा मकान हो गया, व्हाइट गुड्स हो गया, बंदूकें हो गई, डिफेंस प्रोडक्ट हो गया। उत्पादन कैसे होगा? श्रम से, मशीन से। किसके लिए? गरीब के लिए, अमीर के लिए, गांव के लिए, शहरों के लिए, पुरुष के लिए, महिला के लिए। तो अब यहां पे 3 प्रश्न आपके सामने आए। पहला, क्या उत्पादन करना है? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड, कैसे उत्पादन करना है? हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। फर्स्ट हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड हो गया फॉर whom टू प्रोड्यूस। किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। 3 बातें यहाँ पे आपके सामने दोस्तों मैंने रखी है, और इन तीनों बातों से अब आपको मैं 3 बड़े कंसेप्ट समझाऊंगा। हमारे सामने सीधी बातें हैं, मैंने आपको समझाया। वी हैव लेक ऑफ रिसोर्स एंड वी हैव हाई गोल्स। रिसोर्स कम है, गोल्स ज्यादा हैं। तो ऐसे में कम रिसोर्स से ज्यादा गोल्स प्राप्त करना तो कैसे होगा? हमें क्या तय करना होगा? प्रायोरिटी। क्या प्रायोरिटी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये डिसीजन लेना होगा। यहां क्या करना होगा? हमें निर्णय करना होगा। और निर्णय क्या करना है? तो निर्णय करना है क्या, कैसे, किसके लिए। बात समझ में आ गया? अब ध्यान से समझना।
दोस्तों यदि ये जो डिसीजन है ना, ये जो निर्णय है, ये निर्णय मार्केट करे, कौन करे? बाजार। ये निर्णय कौन करे? बाजार करे। और बाजार कैसे डिसीजन लेगा? तो बाजार जो डिसीजन लेता है दोस्तों, वो लेता है डिमांड को ध्यान में रख के और सप्लाई को ध्यान में रख के। किसको ध्यान में रख के? सप्लाई को ध्यान में रख के। डिमांड और सप्लाई, मांग एवं पूर्ति, मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रख के। इनका आगे मैं बात करूंगा, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इसका क्या मेथड है, उसका क्या मेथड, डिमांड की थ्योरी, सप्लाई, ये हम बात करेंगे इसी पहले वाला जो टॉपिक चल रहा है अपना। तो अब ध्यान से समझना, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, यदि यह निर्णय कौन करे? बाजार करे। बाजार करे किसको ध्यान में रख के? मांग एवं पूर्ति। मतलब क्या? सीधी बात, नो बकवास, कि जिसकी डिमांड हो उसका उत्पादन करो। रोटी की जरूरत है, रोटी बेचो, उसका प्रोडक्शन करो। मोबाइल की जरूरत है, मोबाइल उत्पादन करो। कार की जरूरत है, कार का उत्पादन करो। डिमांड किसकी है इन द मार्केट? अगर मान लीजिए तुम कोई कंपनी खोल रहे हो, तो सबसे पहले ये तो सोचोगे ना कि बाजार में डिमांड किसकी है, क्या बेचूंगा, तो सर्च करो डिमांड किसकी है। और अगर तुमने यूं ही कुछ खोल लिया, पता चला बिक ही नहीं रहा है, तो भैया तुमने मार्केट में जाके सर्च ही नहीं किया। मार्केट एनालिसिस करो, ओवरव्यू देखो, डिमांड देखो, कंज्यूमर क्या चाह रहा है वो देखो। आउटडेटेड गुड्स का कंपनी खोलिए, कहाँ बिके, फिर रोगे "ओ, मेरा बिक नहीं रहा"। अरे बिकेगा कहाँ? सोचा, पहले सर्च करो। ठीक है, तो डिमांड जिसकी है उसका सप्लाई कर दो, यानी प्रोडक्शन करो। क्या करना? तो अगर ये डिसीजन कौन ले? बाजार ले। बाजार डिसीजन किसको ध्यान में रख के कर रहा है? तो बाजार डिसीजन कर रहा है मांग एवं पूर्ति, यानी जिसकी जरूरत होगी उसका उत्पादन करेंगे। तो जिसकी जरूरत होगी उसका उत्पादन करोगे तो तुम्हें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, तुम्हें लाभ ज्यादा से ज्यादा होगा। तो अगर अर्थव्यवस्था में बाजार ये डिसीजन ले रहा है क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, मांग और आपूर्ति को ध्यान में रख करके, प्रॉफिट को ध्यान में रख के, तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं हम? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर हुआ? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर बाजार जहां डिसीजन ले तो इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अभी इतना समझना, बाकी मैं आगे बात करूंगा। तो बेसिक आपके क्लियर होना चाहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें डिसीजन लेता है मार्केट। मार्केट मतलब रिलायंस तय करेगा, टाटा तय करेगा, अडानी तय करेगा, एप्पल तय करेगा, सैमसंग तय करेगा। जिसकी डिमांड है वो उसको बेचेंगे। रिलायंस फ्रेश में सब्जी भी बिकती है, उसको लगा कि सब्जी की डिमांड है तो बेचने लग गया। टाटा नमक भी बेचता है, उसको लगा नमक बेचने में फायदा है तो नमक भी बेचा। एरोप्लेन भी चलाता है, ठीक है, टीसीएस भी चलाता है, टाटा मोटर भी है, ठीक है, जेगवार भी उसी का है, रेंज रोवर भी उसी का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो नमक भी बेचते हैं, सब्जी भी बेचते हैं, पर किसको ध्यान में रख के दोस्तों? डिमांड को ध्यान में रख के, कि बाजार में जिसकी डिमांड है वो प्रोडक्ट में बेचूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मुझे क्या होगा? लाभ होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या उत्पादन करना है, किसका उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है इत्यादि का निर्णय बाजार करे, मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रखकर। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं हम? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में दोस्तों क्या होता है? उत्पादन के जो संसाधन होंगे उनके ऊपर मालिकाना हक, स्वामित्व किसका होगा? बाजार का, यानी प्राइवेट जो उद्योगपति है, निजी कंपनियां हैं, व्यक्ति है, उसका अधिकार होगा। और वो उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसका बाजार के अंदर क्या है? जरूरत है, यानी जिसकी मांग है उसका वो आपूर्ति करेगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण किसका हो? तो उद्योगपतियों का। ओनरशिप एंड कंट्रोल्ड ऑन रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन किसका हो? इंडिविजुअल का हो, कैपिटलिस्ट का हो। तो उस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं पूंजीवादी। अभी इतना समझना। अब ये तीन चीज वापस ले लेते हैं। क्या उत्पादन करना है, दूसरा क्या था कैसे उत्पादन करना है, और तीसरा क्या है
किसके लिए उत्पादन करना है, क्या, कैसे और किसके लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तीन चीजें हैं अपने पास। अब मान लो ये डिसीजन दोस्तों कौन कर रहा है, बाजार नहीं कर रही है, बल्कि ये जो निर्णय है ना, और निर्णय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कम है, हमारे पास हमारे जो गोल्स हैं वो गोल्स हमारे ज्यादा हैं, हमारे पास क्या है, गोल्स जो हैं वो ज्यादा हैं और हमारे पास रिसोर्स कम है। तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि भाई प्राथमिकता क्या उत्पादन करूं, रोटी की उत्पादन करूं, कपड़े उत्पादन करूं यानी बेसिक नीड पूरी करूं, या मान लो डिफेंस नीड पूरी करूं, लग्जरी गुड्स बनाऊं कैसे, तो मान लो हम मशीन से करें, लेबर से करें, या किसके लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, विदेश में बेचने के लिए, किसके लिए। ये निर्णय दोस्तों अगर सरकार करे, दिस डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट, कौन करे, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है तो मांग को ध्यान में नहीं रखती है, वो रखती है आवश्यकता, यानी बाजार में जरूरत किसकी है, आवश्यकता किसकी है। तो आवश्यकता को ध्यान में रखकर, नीड को ध्यान में रखकर, नॉट डिमांड, उसका क्या करे, वो सप्लाई करे, आपूर्ति करे, क्या करे, सप्लाई करे, आपूर्ति करे। तो दोस्तों इसको, और इसमें लाभ कमाना प्रॉफिट नहीं है, यहां प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि यहां वेलफेयर है, लोक कल्याण है। क्या है, लोक कल्याण। दूसरा कलर लिख देता हूं तो थोड़ा हौच पौच नहीं दिखेगा। तो अगर मान लो ये डिसीजन कौन ले रहा है, सरकार ले रही है, और लाभ कमाना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि क्या ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर है। क्या है, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण को अगर ध्यान में रख करके वस्तु और सेवा की उत्पादन हो, ठीक है, लोक कल्याण को ध्यान में रख के सरकार ये तय करे। मतलब देखो, अगर मान लो ये निर्णय कौन करे, बाजार, किसको ध्यान में रख के, मांग और आपूर्ति को, लाभ को ध्यान में रख के, तो इसको क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और यदि ये क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करना, ये निर्णय कौन करे, सरकार। किसको ध्यान में रख के, जिसकी आवश्यकता है उसका उत्पादन कर दिया जाए। तो यहां प्रॉफिट होगा क्या, आपको नहीं होगा, यहां प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, हो जाए एक अलग बात है, बट ऑब्जेक्टिव नहीं है दोस्तों। यहां लोक कल्याण हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखकर अगर सरकार ये तय करे कि हमें क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये निर्णय सरकार करे, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बोलते हैं सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे इसको, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, कि सरकार ये तय करे क्या उत्पादन करना है, किसको ध्यान में रख के, लोक कल्याण। अगर मान लो देश के लोग भूखे हैं, गरीब हैं, भुखमरी है, बीमारी है, तो सबसे पहले तुम रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयां उत्पादन करोगे या कारों का उत्पादन करोगे। तो सरकार लोक कल्याण के लिए किसका उत्पादन करे, पहले रोटी, कपड़ा, मकान, यानी वो गरीब लोगों को भोजन देगी, दवाइयां देगी, इलाज देगी, शिक्षा देगी। फिर दूसरा, अगर तुम्हारे देश में बेरोजगारी बहुत है, युवा सड़कों पे उतर रहा, आंदोलन हो रहे हैं, रोज तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, हाय हाय सरकार के नारे लग रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, माई बाप बचाओ ये हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर सरकार मशीनों से उत्पादन करवाएगी। मतलब मशीन से क्वालिटी बढ़िया हो रही है, 24 घंटे उत्पादन हो रहा है, खूब 10 लोगों का काम एक ही मशीन कर रही है, वो ऐसा करवाएगी, या 10 लोगों को रोजगार देके उत्पादन करवाएगी। कैसे तय करेंगे, उसके पास रिसोर्स तो कम है, गोल क्या है यहाँ पे, रोजगार देना, चूंकि रोजगार की कमी है, और युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ डिसीजन क्या रखेगी, आवश्यकता क्या है, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड की बात नहीं है, यहाँ जरूरत है रोजगार। तो सरकार फिर श्रम के माध्यम से उत्पादन करेगी। और किसके लिए, मान लो दो तरह की कैटेगरी है, हायर क्लास और वहां पे मिडिल नहीं है, लोअर क्लास। हायर क्लास अपना मस्त विदेश से इंपोर्ट भी कर लेगा, पैसा खूब है, तो सरकार पहले गरीबों का कल्याण करेगी, फिर महिलाओं को कल्याण करेगी, फिर गांव का कल्याण करेगी, फिर वो अमीरों की ओर जाती है। क्योंकि कल्याण कहाँ होगा, गरीब का कल्याण।
बात समझ में आ रहा होगा। तो क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये निर्णय अगर सरकार करे मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रखकर, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अभी लिखवाऊंगा पूरा आपको, अभी तो बेसिक कंसेप्ट यहां बिठा रहा हूं कि आपके दिमाग में आ जाए बेसिक अंतर। और यदि यह निर्णय सरकार करे, इसको ध्यान में रख के, आवश्यकता और आपूर्ति को ध्यान में रख के, लाभ कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, जन कल्याण को ध्यान में रख के, तो दोस्तों इस तरह की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हिंदी में क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी को समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब तीसरा मॉडल, मान लो कोई ऐसा भी देश हो जिसमें इन दोनों के ही गुण पाए जाएं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले भी गुण हो और सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले भी गुण हो, दोनों का खिचड़ी पके है, मिक्स हो जाए, सोशलिस्ट भी है कैपिटलिस्ट भी है, कुछ विशेषता ये वाली है, मतलब सरकार उत्पादन कर रही है आवश्यकता को ध्यान में रख के, और कुछ है कि वहां पे बाजार यानी उद्योगपति इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनियां उत्पादन कर रही है लाभ कमाने के लिए मांग को ध्यान में रखकर, दोनों हो रहा है। तो दोस्तों उसको हम फिर क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसको क्या बोल देंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। यानी यहाँ पे कुछ काम होगा जो प्राइवेट कंपनी है वो मांग को ध्यान में रख के करती है, जैसे जितनी भी देश की प्राइवेट कंपनी है वो डिमांड को ध्यान में रख के काम कर रही है कि भैया जिसमें हमें प्रॉफिट हो वो काम करेंगे। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किसको ध्यान में रख के करती है, तो गवर्नमेंट ध्यान में रखती है कल्याण। तो भारत में सरकार भी काम कर रही है, साथ ही साथ प्राइवेट भी काम कर रही है, तो दोनों हो गया ना यहाँ पे। तो क्या बेसिक आइडिया आपके क्लियर हुआ। तो अब इसी को दोस्तों आज हम लिखेंगे आगे, है ना। तो आपने हेडिंग दी थी, ये भी साथ साथ इस तरह की चीजें भी आप बना लिया करो। मैं आशा करता हूं कि साथ साथ ऐसे लिख लिया होगा आपने, तो ये भी लिख लिया करो आप, ताकि आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ जाएगी कि चार्ट वार्ट कुछ भी बनाया। हालांकि ये पूरी चीज आपको पैनल पीडीएफ मिल जाता होगा डेली। तो आप जैसे जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं इसमें, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी बता दूं कि आपकी जो क्लास है, जो उस क्लास में पीडीएफ आप जाओगे तो क्लास खत्म होती है ये बोर्ड का पैनल जो पीडीएफ है वो भी आ जाता है और आपके नोट्स भी आ जाएंगे। तो चिंता नहीं करनी है, समझने पर ध्यान देना है। और इसमें ये फील नहीं करना है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम तो पता नहीं ऑफलाइन कैसा हो रहा हो। मजे कर रहे हो तुम, आराम से पढ़ रहे हो घर पे, पकोड़े खाते खाते, मौसम बढ़िया है बारिश का, पकोड़े खाते रहो, चाय पीते रहो और मस्त पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं बढ़िया आपका पूरा कोर्स शानदार तरीके से कराऊंगा A1 से, है ना। तो बस आप तो इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके और कोई दोस्त हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि प्रभात सर की इकोनॉमी की क्लास करके देखो, मजा आ जाएगा, और मजा तो आएगा ही। ठीक है, तो अब दोस्तों आप आगे लिखना शुरू कीजिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार। और डेस देके इसमें लिखे, डेस देके लिखे, आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं, डेस देके फटाफट लिखिए, आर्थिक क्रियाओं का संचालन, आर्थिक क्रियाओं का संचालन, आर्थिक क्रियाओं का संचालन, स्पीड ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का संचालन, आर्थिक क्रियाओं का संचालन, द कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं का संचालन, द कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी, डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आर्थिक क्रियाओं का संचालन अर्थव्यवस्था के प्रकारों, अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर निर्भर करता है। आर्थिक क्रियाओं का संचालन अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर निर्भर करता है। द कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी, देयरफॉर अतः हमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के बारे में
जानना चाहिए। अतः हमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानना चाहिए। Therefore, therefore, we should also know, therefore, we should also know the different types of economies. Therefore, we should also know the different types of the economies. अब पेरा चेंज करके लिखें, आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं के संचालन, आर्थिक क्रियाओं के संचालन, आर्थिक क्रियाओं के संचालन, आर्थिक क्रियाओं के संचालन, कोमा उद्देश्य, आर्थिक क्रियाओं के संचालन, उद्देश्य, उद्देश्य व संसाधनों, व संसाधनों पर राज्य ऑब्लिक सरकार के स्वामित्व, ओनरशिप। इंग्लिश वालों को अभी लिखवा रहा हूं, आर्थिक क्रियाओं के संचालन, उद्देश्य व संसाधनों पर राज्य या सरकार के स्वामित्व, सरकार के स्वामित्व, सरकार के स्वामित्व के आधार पर, के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को तीन भागों में, तीन भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। आर्थिक क्रियाओं के संचालन, उनका उद्देश्य और आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य व संसाधनों पर राज्य या सरकार के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। इकोनॉमीज, economies have been classified, economies have been classified into three parts, economies have been classified into three parts on the basis of, on the basis of, on the basis of government oblique state ownership, ownership of, ownership of economic activities, objectives, objectives and resources. Economies economies have been classified into three parts on the basis of, on the basis of government oblique state ownership on resources, comma activities and objectives, एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये कौन कौन सी है, तो तीनों के नाम लिख दो फटाफट, वैसे तो तुम समझ ही गए हो, फिर भी फटाफट मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आप लोग इनको फटाफट फटाफट लिख लो। तो दोस्तों पहला जो टाइप है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा जो है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा है दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हिंदी में बोलते हैं
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, और इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो there are three types of economies on the basis of government ownership on resources, activities and objectives of the economy. First is capitalist economy, second is socialist economy and third is mixed economy. ठीक है, अब एक एक के बारे में हम बात करेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बेसिक आइडिया तो आपको आ ही गया कि भाई ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण उद्योगपतियों का हो, जो आपूर्ति कब करेंगे, डिमांड को ध्यान में रख के लाभ कमाने के लिए, है ना। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें आपने सीखा था अभी क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय दोस्तों करती है वहां पे सरकार करती है, और वो आवश्यकता को ध्यान में रख करके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है, लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि वो करती है लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहीं पर इनके जो जनक है उनके नाम भी आप लिख लेना। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसके तो कौन है? तो एडम स्मिथ। कौन है? श्री एडम स्मिथ। इनकी एक पुस्तक आई थी, हालांकि आगे हम लिखेंगे ही। तो इसके तो कौन है? एडम स्मिथ है। 1776 में एक पुस्तक आई थी इनकी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। आपने पीछे पढ़ा है क्लास फर्स्ट के अंदर ही, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। और दूसरी जो अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। इनकी दो पुस्तक है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो एक तो इनकी जो पुस्तक है दास कैपिटल। कौन सी? दास कैपिटल। और दूसरी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बारे में खूब विस्तार से समझाया है। तो जर्मन दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। तो इसके जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। किसके? तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसके जनक कौन है? श्री कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। कहां के हैं? जर्मन ये अर्थशास्त्री है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। और मिक्स्ड जो इकोनॉमी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो है जॉन मेनार्ड केन्स। जे एम केन्स। कौन है? जॉन मेनार्ड केन्स। ये जे एम केन्स कौन है? तो आपको ध्यान में होगा 1929-30 की जो वैश्विक महामंदी आई थी दोस्तों, इसी वैश्विक महामंदी से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए जॉन मेनार्ड केन्स ने फॉर्मूला दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का। हालांकि इसको दुनिया भर में वैज्ञानिक विधि से लागू करने का जो श्रेय जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। उन्होंने ही वैज्ञानिक विधि से इसको पहली बार भारत में लागू किया था। लेकिन इसके जो फादर हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के, वो कौन है? तो जॉन मेनार्ड केन्स। कौन है? जॉन मेनार्ड केन्स हैं। जॉर्ज मेनार्ड केन्स। जॉर्ज मेनार्ड केन्स या जे एम केन्स महोदय, मिस्टर जे एम केन्स। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अब मैंने आपको ये बताया, अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई जो अर्थव्यवस्था है इसमें तीन प्रकार इसके निर्धारित किए गए हैं। सरकार की आर्थिक गतिविधियों में कितनी हिस्सेदारी है, सरकार के ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इन सब के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को तीन भागों में बांटा गया। पहली जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, यहीं पे एक साम्यवादी भी हम टर्म बात करेंगे, हालांकि साम्यवादी और समाजवादी लगभग एक सी ही होती है, तो इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे आगे जैसे ही आएंगे। और तीसरी दोस्तों, इन दोनों के ही जिसमें गुण पाए जाएं, यानी इसके भी गुण हो और इसके भी गुण हो, इसकी भी अच्छाई हो इसकी भी अच्छाई हो, तो इसको फिर दोस्तों क्या बोल दिया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहली हेडिंग दीजिए आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहली हेडिंग दीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पहला टाइप लिखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अथवा हिंदी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था।
ठीक है, देखो एकदम धीरे धीरे चल रहा हूं मैं अभी कि भाई एकदम फाउंडेशन की तरह, ताकि एकदम देखो फाउंडेशन मजबूत होगा ना तो सारे काम अच्छे होंगे। और अगर हम भागते भागते करेंगे तो फिर फाउंडेशन जैसा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो एकदम शानदार तरीके से आपको समझना, ताकि कमजोर से कमजोर कोई स्टूडेंट हो उसको भी दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला लिखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इसकी परिभाषा लिखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। डेस देख के लिखिए, वह आर्थिक प्रणाली, वह आर्थिक प्रणाली जिसमें, एक बार हिंदी वाले लिख लें, जिसमें आर्थिक संसाधनों, आर्थिक ऑब्लिक उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण व्यक्ति ऑब्लिक उद्योगपति का होता है। क्या लिखा आपने? वह आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर, जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर अथवा आर्थिक संसाधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण, स्वामित्व एवं नियंत्रण किसका होता है? व्यक्ति विशेष का या उद्योगपतियों का होता है। किसका होता है? संसाधनों पर नियंत्रण एवं, ये भी लिख लेना, नियंत्रण एवं स्वामित्व, कंट्रोल भी और स्वामित्व, ओनरशिप किसके पास होता है? तो व्यक्ति के पास या उद्योगपतियों के पास। इंग्लिश वाले बच्चे लिखें फटाफट। एन इकोनॉमिक सिस्टम, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द ओनरशिप and control, the economic system in which the ownership and control on the resources of production, resources of production is with the individual, is with the individual or industrialist, or industrialist, or industrialist, an economic system in which the ownership and control of the resources of production is with the individual or industrialist, तथा, पेरा चेंज करके या कंटिन्यू लिखिए, हिंदी वाले एक बार कंप्लीट कीजिए, तथा ये अधिकतम लाभ कमाने के लिए, तथा ये अधिकतम लाभ कमाने के लिए अधिकतम लाभ कमाने के लिए उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का, उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का, उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिनकी बाजार में डिमांड हो, जिनकी बाजार में मांग हो। याद आ गया? वो बाजार डिसीजन लेगा और उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी बाजार में डिमांड हो। बात समझ में आया? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन कौन लेगा? यहाँ पे इन प्रश्नों का निर्णय बाजार करती है, कंपनी करती है, डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रख के। इंग्लिश वाले आगे लिखिए यहां से, एंड, तथा, एंड they produce only those goods and services, and they produce only those goods and services, those goods and services which are demanded in the market, which are, which are demanded in the market to earn
maximum profit, and they produce only those goods and services which are demanded in the market, to earn maximum profit. तेरा चेंज करके लिखे what to produce, तेरा चेंज करके दोस्तों लिखे क्या उत्पादन करना है, what to produce, क्या उत्पादन करना है। याद आ गया ना वो तीन, क्या उत्पादन करना है, what to produce, कैसे उत्पादन करना है, सेकंड कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा किसके लिए उत्पादन करना है, फॉर होम, किसके लिए उत्पादन करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तथा किसके लिए उत्पादन करना है। लिखिए इसमें what to produce, how to produce, for whom to produce, for whom to produce. In this system, market decisions on these questions are taken based on the force of demand and supply by a private company. इन प्रश्नों पर निर्णय, हिंदी वाले लिख लें, इन प्रश्नों पर निर्णय कौन लेगा, कंपनी लेगी या सरकार लेगी। इन प्रश्नों पर निर्णय बाजार, इन प्रश्नों पर निर्णय बाजार द्वारा मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई की शक्तियों के आधार पर किया जाता है। मांग एवं आपूर्ति की शक्तियों के आधार पर किया जाता है। इतना बात सबके क्लियर हुआ। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देता है, इन सभी पर डिसीजन कौन लेता है, बाजार लेता है, कंपनी लेती है। किसको ध्यान में रखकर, तो दोस्तों डिमांड एवं सप्लाई को ध्यान में रख करके, किसको ध्यान में रखकर, डिमांड एवं सप्लाई को। मतलब जिस भी किसी वस्तु का अगर बाजार के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसका डिमांड ज्यादा है उसका हमें सप्लाई करना है, तो इससे हमें क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब जिसका डिमांड हो वो उत्पादन करोगे तो प्रॉफिट होगा। अथवा मान लो किसी वस्तु का मार्केट में सप्लाई ऑलरेडी भरा पड़ा है, बिक ही नहीं रहा, डिमांड है ही नहीं, तुम बनाए जा रहे हो तो बनाओ, बर्बाद हो। और अगर मान लो डिमांड बहुत है, डिमांड खूब है और तुम वही उत्पादन कर दिए तो तुम करोड़पति भी बन जाओगे। बात समझ में आया ना। तो जिस वस्तु और सेवा की डिमांड है उस वस्तु और सेवा का हमें उत्पादन करना है। क्लियर हुआ। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों की भूमिका होती है, इसमें राज्य की भूमिका बहुत कम होती है अथवा नहीं होती है। इतना समझ में आया। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण निजी कंपनियों का या व्यक्ति विशेष का होता है, कंपनियों का होता है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इन सब का डिसीजन वह कंपनी लेती है। और किनको ध्यान में रखकर, बाजार में मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रखकर, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। इतना बात समझ में आया सभी के। फिर दोस्तों पेरा चेंज करके लिखें, इस प्रणाली का उद्भव
इस प्रणाली का उद्भव, इस प्रणाली का उद्भव, इस प्रणाली का उद्भव, इस प्रणाली का उद्भव इस प्रणाली का उद्भव 1760, इस प्रणाली का उद्भव 1760 से 1820, इस प्रणाली का उद्भव 1760 से 1820 के बीच, इस प्रणाली का उद्भव 1760 से 1820 के बीच औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के समय, औद्योगिक क्रांति के समय, औद्योगिक क्रांति के समय, औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। अब देखो 3 क्रांतियां हुई है अभी तक, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। तो 15वीं 16वीं शताब्दी दोस्तों मानी जाती है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए, जो कि भारत और चीन में हुई थी और भारत दुनिया भर में इसका लीडर था। सेकेंड रिवॉल्यूशन माना जाता है 1760 से 1820 के बीच, जो कि ब्रिटेन में हुई थी, ब्रिटेन दुनिया भर पे राज किया। और तीसरी रिवॉल्यूशन 90 के दशक के बाद शुरू हुई है, दैट इज इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। इसमें भारत भी लीडर है, अमेरिका भी लीडर है, जापान भी लीडर है। जो आईसीटी में आगे हैं वो इसका लीडर बनेगा। तो हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव कब हुआ, तो इसका उद्भव दोस्तों 1760 से 1820 के मध्य जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, उसी के समय हुआ। तो लिखिए दिस सिस्टम originated during the industrial revolution. This system originated during the industrial revolution between 1760 to 1820 1820 1820 1820। अब किसके द्वारा इसका मतलब शुभारंभ किया गया, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहा जाता है, तो यहीं पे एक लाइन लिख दीजिए, इसके जनक, या इस तरह से लिख लीजिए, मतलब पेरा चेंज करके लिख दीजिए। तो आपको ध्यान है ना, एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी 1776 में, तो लिखिए एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किनको माना जाता है, एडम स्मिथ को। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए, हिंदी में पूरा लिख लीजिए, एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा प्रस्तुत की थी। इंग्लिश वाले लिख लीजिए फटाफट। एडम स्मिथ presented the ideology of capitalist economy. Adam Smith presented the ideology of
capitalist economy in his famous book, The Wealth of Nation, in 1776, The Wealth of Nation in 1776। अब एडम स्मिथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा दी थी दोस्तों, उस विचारधारा का नाम क्या है? अहस्तक्षेप। क्या है? अहस्तक्षेप। उस विचारधारा का नाम क्या है? अहस्तक्षेप। विचारधारा का नाम क्या है? अहस्तक्षेप। ठीक है, लेसेस फेयर। क्या नाम है? लेसेस फेयर। हिंदी में बोलते हैं इसको अहस्तक्षेप। की नीति क्या होता है, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। एडम स्मिथ ने एक अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था लेसेस फेयर का एक सिद्धांत दिया था, हस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत। तो उन्होंने ये कहा कि जो राज्य है, सरकार है, उसको क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इसमें पंचायती नहीं करनी चाहिए, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाजार को एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए, वो खुद तय कर लेगा उसको क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किस व्यक्ति के लिए उत्पादन करना है। और ये कैसे तय करेगा बाजार? डिमांड और सप्लाई, कि भाई जिसका डिमांड आएगा अपने आप राज्य, वो प्राइवेट कंपनी उसका उत्पादन करेगी। तो राज्य को पंचायती नहीं करना चाहिए कि भाई तुम रोटी बनाओ, कपड़ा बनाओ, मकान बनाओ, कार बनाओ, नमक बनाओ, बंदूक बनाओ। जिसकी डिमांड आएगी ना वो अपने आप करेगा। प्राइवेट कंपनी रोटी भी बेचते, नमक भी बेचते, चाय भी बेचते, बंदूक भी बेचते, सब बेचेगा, जिसमें फायदा होगा उसका बेचेगा, डिमांड है वो अपने आप बेचेगा। तो इसलिए राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य क्या करे, उनकी सहायता करे, हस्तक्षेप नहीं करे। वो ये नहीं करे कि भाई रिलायंस वाले तुम रोटी बनाओ, अडानी वाले तुम कपड़ा बनाओ, टाटा भाई साहब तुम ये बनाइए। जिसकी जो मर्जी हो वो करे। तो एडम स्मिथ emphasizing the policy of laissez-faire and said that there should be no government intervention in economic activities, but the production of goods and services should be on the basis of market force, that is demand and supply. If demand of roti, kapda and makan, private company produce it, and demand of guns, weapons, then private company produce it, guns and weapon। तो कहा कि प्राइवेट कंपनी जो है वो तो खुद लाभ कमाने के लिए काम कर रही है, तो जिसका बाजार में कमी होगा वो खुद ही बना लेगा। तो भाई तुम क्यों बीच में पंचायती कर रहे हो? क्योंकि तुम करोगे तो नौकरशाह आएंगे, नौकरशाह आएंगे तो फिर वो इंटरफेयर करेंगे, और इंटरफेयर आएगा तो फिर क्या होगा? प्रोडक्शन गिरेगा, करप्शन बढ़ेगा। इसलिए प्राइवेट कंपनियों को फ्री छोड़ दो। हाँ, तुम उसके ऊपर ज्यादा से रूल बना दो, भाई देखो तुम कंज्यूमर वेलफेयर का ध्यान में रखोगे, कंज्यूमर जो राइट्स है उनका ध्यान रखोगे, मिलावटी चीज नहीं बेचोगे, ठीक है? या अगर तुमने मिलावटी चीज बेचा तुम्हें जुर्माना देना होगा, दंड लगेगा, तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो सकता है, पर तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। क्लियर हुआ? तो आज के समय पे हम बात करें तो जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये G7 कंट्री है ना, कनाडा हुआ, नीचे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, जापान हुआ, ये G7 कंट्री है, ग्रुप 7। दीज आर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये क्या है? पूंजीवादी विचारधारा वाले देश है। हालांकि देखो दुनिया में आज के समय कोई भी कैपिटलिस्ट 100% नहीं है। टुडे देयर इज नो प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अमेरिका भी नहीं है, बट द economic system of countries like Japan, America, and Britain, France, G7 country, Australia, South Korea are example of capitalist economy। 100% तो वो भी नहीं है। आज दुनिया में ना तो 100% सोशलिस्ट है, ना 100% पूंजीवादी बचा है। कुछ सरकार भी अमेरिका में काम करती है, जापान में भी अब सरकार काम करती है, 100% कहीं भी कोई नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलो आगे दोस्तों इसमें लिखिए। आपने यहां तक लिख लिया था ना कि
जो ये पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, इस पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का जो उद्भव है एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें प्रस्तुत किया। इसलिए फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कौन है, तो एडम स्मिथ है। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कौन माने जाते हैं, एडम स्मिथ। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसका नाम याद रखना, द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या नाम है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1776। ठीक, अब पेरा चेंज करके लिखिए। एडम स्मिथ ने एडम स्मिथ ने एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप की नीति, लेसेस फेयर पॉलिसी, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, ये लिख देना, अहस्तक्षेप की नीति पर बल देते हुए, पर बल देते हुए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है लेसेस फेयर का थ्योरी किसने दिया था, लेसेस फेयर का थ्योरी का मीनिंग क्या होता है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो लेसेस फेयर का मतलब फिर से बता रहा हूं कि जो आर्थिक क्रियाएं होती है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कहाँ ट्रेड करना है, किस देश से इंपोर्ट करना है, कहाँ बेचना है, इनके ऊपर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बल्कि बाजार की जो शक्तियां हैं, बाजार की जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले। ठीक है, तो ध्यान से ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो लिखिए, एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप की नीति पर बल देते हुए, एडम स्मिथ एम्फेसाइजिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर, एडम स्मिथ एम्फेसाइजिंग द पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर, said that said that said that there should be no government intervention, said that there should be no government intervention, no government intervention in economic activities, in economic activities, in economic activities, but the production of goods and services, but the production of goods and services on the basis of market forces, but the production of goods and services should be on the basis of market forces, that is demand and supply। एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप की नीति पर बल देते हुए कहा कि बल देते हुए कहा कि बल देते हुए कहा कि आर्थिक क्रियाओं, बल देते हुए कहा कि आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बल्कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, बल्कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, बल्कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, बल्कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बाजार की शक्तियों, ब्रैकेट में लिख देना, मांग एवं आपूर्ति, मांग एवं आपूर्ति, मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए, होना चाहिए, मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए। बट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई।
तो इतना आपके समझ में आ गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा किस पुस्तक में एडम स्मिथ ने दी थी। और इसमें मेन जो आइडिया वो क्या है कि आर्थिक गतिविधियों का जो संचालन है उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि आर्थिक गतिविधियों का जो संचालन है वो बाजार की शक्तियों यानी मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए। क्लियर हुआ सभी के? अब नोट दे के लिखो, नोट नोट। आज विश्व में, नोट और लिखिए इसमें, आज विश्व में मतलब पूरी दुनिया में अगर कोई आपसे पूछे ना भाई एकदम 100% पूंजीवादी देश बताओ जो विशुद्ध पूंजीवादी पूंजीवादी है, 100% कोई भी नहीं है दोस्तों। पूंजीवाद की ओर झुकाव है जरूर, या ज्यादा इसकी विशेषताएं देखने को मिलती है G7 कंट्री में, 100% वहां भी नहीं है, फिर भी वो पूंजीवादी देश है। ठीक है, तो आज विश्व में किसी भी देश में, विश्व में किसी भी देश में विशुद्ध यानी 100% पूंजीवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, 100% पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। तो लिखिए, टुडे देर इज नो प्योर कैपिटलिज्म, टुडे देर इज नो प्योर कैपिटलिज्म इन एनी country in any country in the world, in any country in the world, but the economic system of G7 country, but the economic system of G7 country are examples of capitalist economies, are examples of economic capitalist economies। परंतु 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 G7 मतलब कनाडा, याद रख लेना इनको, आगे काम आएगा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। परंतु G7 देश इसके उदाहरण हैं। परंतु G7 देश इसके उदाहरण हैं। क्लियर हो गया? मतलब 100% तो कहीं नहीं है। मान लो जैसे ये एक डिग्री है 360 डिग्री, ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि भाई इतना तो पूंजीवाद, और ये जो इतना सा आपको दिखाई दे रहा ना, ये सरकार भी वहां पे आर्थिक गतिविधियां करती है, तो ये ज्यादा पूंजीवादी है, मतलब यहाँ प्राइवेट काम ज्यादा हो रहा है। और जिस देश में ऐसा हो कि भाई प्राइवेट इतना सा हो और ये बाकी जितना भी काम ये है ये सरकार करे, तो ये पूंजीवाद की ओर झुकाव और ये समाजवाद है। तो ये क्या हो गया कि इसमें क्या है कि आर्थिक गतिविधियां सारी प्राइवेट कर रही है, और इसमें क्या कि प्राइवेट तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, सारा ही काम गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हो सकता है कुछ काम प्राइवेट भी करे। जैसे चाइना है, तो चाइना ने 1970 में ही दोस्तों ये जो साम्यवादी सिस्टम वो छोड़ दिया था, और उसने भी प्राइवेट अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद को धीरे धीरे बढ़ावा दिया। तो चाइना जो है वो पॉलिटिकली तो आज भी आइडियोलॉजिकली साम्यवादी है, लेकिन वहां भी प्राइवेट कंपनी है, वहां तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी काम कर रही है। रसिया में भी प्राइवेट कंपनी काम कर रही है 90 के दशक के बाद में। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 100% क्या हो जाए दोस्तों, ये पूंजीवाद हो। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्राइवेट कंपनी जो है ये ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी ही प्रोडक्शन कर रही है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये थोड़ा सिस्टम ज्यादा है। अब दोस्तों लिखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, तो हेडिंग दीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। पूंजीवादी
व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। द मेन फीचर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। द मेन फीचर्स ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो पहला इसमें आप पॉइंट लिखिए एक एक। पहले हम इसमें देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, फिर देखेंगे इसके गुण क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, फिर देखेंगे इसके नुकसान क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पहला दोस्तों इसका पॉइंट जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, इसमें फर्स्ट आप लोग लिखें। पहली विशेषता फर्स्ट आप लोग लिखें, निजी संपत्ति का अधिकार, हैविंग राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी। निजी संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार होना। याद करो मैंने कहा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये कौन करेगा? बाजार, मार्केट डिसीजन लेगा कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए भाई? प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होना चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संसाधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इस हर फैक्टर की क्या होती है? कॉस्ट होती है। क्या होती है? कीमत होती है। तो कीमत अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? संपत्ति होनी चाहिए। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये पैसा वैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे पैसा वगैरह व्यक्ति के पास नहीं होता, बल्कि सारी जो संपत्ति होती है वो सरकार की या राज्य की होती है। जबकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, व्यक्ति की खुद की जैसे मुकेश जी है वो अंतालिया में रहते हैं, जब भी उनकी पत्नी का बर्थडे आता है तो मान लो कि भाई वो अपनी पत्नी को भी बहुत सारा गिफ्ट दे देते हैं, 2-300 करोड़ का यॉट दे देते हैं, या तो उनके पास पैसा है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, वहां पे कोई पैसा नहीं, सबका पैसा सरकार के पास होता है। बात समझे ना? तो ये चीज है इस तरीके से। तो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पाई जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। यही कारण कि यहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा होता, पैसा होता है ना सबके पास, इस तरह से। फिर दूसरा यहाँ पे क्या? फ्रीडम टू रन एनी एंटरप्राइजेज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। जबकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था उसमें ऐसा नहीं है, वहां सरकार की कंपनी होगी, जाओ काम करो। इधर क्या है? तुम्हें जो बिजनेस करना है, जो उद्यम चलाना है वो चलाओ। कपड़े का धंधा करना है करो, कार बनाना है करो, वाइन बनाना है बनाओ, खेती करना है करो, सेवा करना है करो, नौकरी करना है करो, पायलट बनना है बनो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, कोई भी उद्यम चलाओ। नमक बनाने से लेकर तुम कुछ भी काम कर सकते हो। तो दूसरी इसकी जो विशेषता, फर्स्ट तो लिख दिया ना, निजी संपत्ति का अधिकार होना, हैविंग राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी, हैविंग राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी। फिर दोस्तों सेकंड लिखिए, दूसरा सेकंड लिखे इसमें, दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता के कारण, आर्थिक स्वतंत्रता के कारण कोई भी उद्यम चलाने की स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता के कारण कोई भी उद्यम चलाने की स्वतंत्रता होती है। फ्रीडम टू रन एनी, फ्रीडम टू रन एनी एंटरप्राइजेज, फ्रीडम टू रन, फ्रीडम टू रन एनी एंटरप्राइजेज, फ्रीडम टू रन एनी एंटरप्राइजेज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम।
बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, तो पहली आजादी क्या होती है, पहला गुण क्या है कि हमारे पास अपनी पूंजी का अधिकार है। तुम जो चाहो वो पैसा तुम्हारे पास रहेगा, संपत्ति रहेगी, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, बिजनेस करो, कुछ भी करो, तुम्हारा पैसा, जो करे मजे करो। दूसरा कि तुम बिजनेस में भी बिजनेस चुन सकते हो, कौन सा उद्योग चलाओ तुम्हारी मर्जी, सरकार तुम्हें कुछ नहीं बोलने आएगी। तीसरा, फ्रीडम टू चूज गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। क्या? फ्रीडम टू चूज गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर, एक तरह से चयन की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे क्या होता है, राइट टू चॉइस होता है, चयन की स्वतंत्रता। उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाओं के चयन की स्वतंत्रता होती है। अब देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसमें क्या कि भाई एक कंपनी है साबुन बनाने वाली सरकार की, तो उसी साबुन से ऐश्वर्या राय नहाएगी, उसी से आम आदमी नहाएगा। तो फिर अंतर क्या हुआ, ऐश्वर्या भाई इतना पैसा कमा रही अभिनेत्री है, सलमान खान भी वही पहनेगा, आम आदमी भी वही पहनेगा, तो सल्लू भैया को फिर क्या फायदा मिला, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां तुम्हें चॉइस है, चयन की स्वतंत्रता, कि गरीब हो अमीर हो सेम नहीं है, जो ज्यादा कमाएगा वो अपने हिसाब से जिंदगी जिएगा, तो हर कोई कमाने के पीछे भागेगा। तो इधर क्या होता है, चयन की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज, किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, तो उद्योगपति को तो क्या स्वतंत्रता है, कौन सा उद्यम चलाएगा, और व्यक्ति को क्या स्वतंत्रता है कि कौन सी वस्तु और सेवा खरीदेगा। तो दूसरा लिख लिया, अब तीसरा लिखो, थर्ड पॉइंट, तीसरा थर्ड पॉइंट लिखिए, उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं में चयन की स्वतंत्रता होती है। उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवाओं में चयन की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम टू चूज गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर, फ्रीडम टू चूज गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर, या फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तुम जो चाहो वस्तु खरीद सकते हो, जो चाहे कपड़े खरीद सकते हो, जहां से चाहो पढ़ सकते हो, जिस हॉस्पिटल में चाहो इलाज करवा सकते हो, जिस साधन से चलना चाहते हो वो ले सकते हो, ये सब राइट होता है अमेरिका जैसे जो देश है इनमें। ठीक है, अपने देश में भी है, चूंकि अपन तो मिश्रित है ना, तो अपन ने ये विशेषता अच्छी लगी कि हाँ ये बढ़िया है, तो हमने इसको अपना लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखें फटाफट फटाफट, तो आज इसको तो कम से कम हम पूंजीवाद को पूरा कर ले। कंपनियों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपनियों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, कंपनियों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। टू फाइंड स्टिफ कंपटीशन अमोंग दी कंपनीज, टू फाइंड स्टिफ कंपटीशन, कड़ी प्रतिस्पर्धा, टू फाइंड स्टिफ कंपटीशन अमोंग द कंपनीज। अब देखो दोस्तों, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे क्या है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये डिसीजन कौन लेता है, बाजार। बाजार मतलब कंपनीज है, तो कंपनी किसको ध्यान में रखेंगे, डिमांड को। तो जिसकी डिमांड है उसका प्रोडक्शन हर कोई करना चाहेगा, क्यों, लाभ होगा ना भाई। तो लाभ कमाने के लिए रिलायंस भी लगा है, लाभ कमाने के लिए अडानी भी लगा है, टाटा भी लगा है, सब लगे हुए हैं उसमें। हर कंपनी चाहती है कि ये उत्पादन, इसकी डिमांड, तो हम बनाए हम बनाए हम बनाए। जैसे याद करो, कोविड आया तो मास्क हर कोई बना रहा था, कोविड आया तो वो जो हाथ धोने का क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर, हर कोई बना रहा था। हमारे मोहल्ले में तो जो सैनिटाइज करने आए ना, तो सुनने में आया कि ट्रक भर के वो पानी भर लिए, थोड़ा शराब डाल ली और छिड़काव करके खुश कर गए कि पार्षद जी आए इस तरह से।
तो उस समय हर कोई सैनिटाइजर बना रहा था, हर कोई क्या बना रहा था, ग्लव्स बना रहा था, हर कोई मास्क बना रहा था, पीपीई किट बना, क्यों, डिमांड थी उसकी, आपदा में अवसर इसको कहते हैं। तो अब जो कंपनी हर कोई यही बना रहा है तो भैया कड़ी कंपटीशन होगा, मैं कम कीमत पे बेचूं, क्यों, कंज्यूमर किसको खरीदेगा, जो क्वालिटी वाला है और सस्ता है। तो कंपनियों के अंदर क्या होता है, टफ कंपटीशन होता है। इसीलिए एडम स्मिथ कहते हैं कि यार तुम क्यों बीच में पटलाई करते हो राज्य, वो जब कंपटीशन है तो होगा क्या कि चीजें जिसकी बढ़िया होगी, जिसकी सस्ती होगी, कम दाम ज्यादा गुणवत्ता वाली होगी, वो बिकेगी, और जो ज्यादा पैसा लेगा, ज्यादा महंगा बेचेगा, उसका कम बिकेगा। इसलिए राज्य को कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें लेक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन पाया जाता है, मतलब सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होगा। तो अगला लिखिए, पांचवा पॉइंट, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। अभाव क्यों होगा, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपटीशन के कारण चीजें सस्ती होंगी, क्वालिटी वाली होंगी, और सब बढ़िया ही कर रहे हैं प्राइवेट, तो गवर्नमेंट को क्या लेना देना है, वो बनाए प्राइवेट बनाए, काम तो हो रहा है ना, कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, जन कल्याण हो ही रहा है। तो इंग्लिश वाले लिख लीजिए, लेक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लेक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब एक चीज बताओ, अगर कंपनियों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, स्टिफ कंपटीशन हो, तो चीजों की क्वालिटी बढ़िया होगी या खराब होगी, टिकेगा वही जो बढ़िया बनाएगा, और जो घटिया बनाएगा वो क्या होगा, आउट। तो भैया हाई क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक सरकारी हॉस्पिटल, एक सरकारी बस, एक सरकार का रेलवे हो गया, एक एयरलाइन हो गया, एक साबुन वाली कंपनी, कपड़े वाली कंपनी, एक शैम्पू वाली कंपनी, सबके लिए एक ही कंपनी है, काई का कंपटीशन। बट इसमें तो ससुरा हर 50 तरह की कंपनी, तो कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, और इसमें फिर टिकेगा वही जिसकी क्वालिटी बढ़िया हो, जिसकी कीमत कम हो। बात समझ में आ गया। तो अगला लिखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता। वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, छठवां पॉइंट लिखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता व विविधता। वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, एवं वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता एवं विविधता ज्यादा होना। वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता एवं विविधता ज्यादा होना। वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता एवं विविधता ज्यादा होना। हाई क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाई क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाई क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर अगला लिखिए, अब देखो ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ना दोस्तों, तो इसमें क्लास बन जाती है, पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीपति, बुर्जुआ और मजदूर, सर्वहारा, प्रोलिटेरियन सोसाइटी। तो इनमें क्लास में स्ट्रगल होगा। पूंजीपति उनका शोषण करेंगे, भाई उनको कम सैलरी देना चाहेंगे, और जो श्रमिक है वो चाहेंगे हमें ज्यादा सैलरी मिले। तो यहाँ वर्ग संघर्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्ग संघर्ष पाया जाता है। तो अगला लिख लीजिए, वर्ग संघर्ष पाया जाना। अगला जो सातवां पॉइंट है वो क्या है, वर्ग संघर्ष। और ये किसके बीच होगा, तो पूंजीपति और श्रमिकों के बीच वर्ग संघर्ष पाया जाना। वर्ग संघर्ष पाया जाना, अमीर गरीब इस तरह की क्लास हो जाएंगी यहाँ पे, और इसके कारण आय की असमानता, इनकम इनइक्वालिटी भी काफी तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो द ओक्यूरेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट लिखिए, वर्ग संघर्ष पाया जाना, द ओक्यूरेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल, ओक्यूरेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल। और फिर अगला पॉइंट लिख लीजिए, इंक्रीजिंग
इनकम इनइक्वालिटी, इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता बढ़ना। सातवें एक बार आठवां पॉइंट लिखिए दोस्तों, आय की असमानता बढ़ना, आय की असमानता बढ़ना। क्यों बढ़ेगी? पर मुकेश जी हैं तो मुकेश जी कंपनी के मालिक है, तो उनकी तो इनकम बढ़ती जाएगी, उनकी इनकम तो क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। और जो गरीब व्यक्ति उसकी एक सैलरी है, हालांकि सैलरी उसकी भी बढ़ेगी। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय की असमानता बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि गरीब हमेशा ही गरीब होगा। बस ये कि मुकेश जी बहुत अमीर होंगे और उनसे नीचे वो भी अमीर है, पर दोनों में बहुत गैप होगा। मुकेश जी के पास मान लो हजारों हजारों करोड़ कम पैसा है, और उनका सीईओ होगा कोई, उसके पास हो सकता है और कम हो। फिर जो उसकी कंपनी में काम करते वो गरीब नहीं है, उनकी भी लाखों में सैलरी है, लेकिन असमानता है ना उसमें, तो असमानता बढ़ेगी इसमें, क्योंकि पूंजीपति जो है उनके पास रिसोर्सेस का ओनरशिप होगा, कंट्रोल होगा, और जो उसके यहाँ काम करते हैं वो अमीर तो है, सैलरी तो है, पर एक गैप पाया जाएगा। तो वर्ग संघर्ष दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। इतना सबके एकदम क्लियर हुआ? अब दोस्तों बात करते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण व दोष, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण व दोष। तो हेडिंग दीजिए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण व दोष। तो इसको फटाफट देखो, मैं आपको लिखवा रहा हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण व दोष, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण व दोष, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण व दोष। ठीक है, तो आपकी जो कॉपी है उसमें हेडिंग दे दीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण व दोष, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण व दोष। ठीक है, मेरिट एंड डीमेरिट्स, तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए। ठीक है, आपने हेडिंग दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो एक तरफ तो इधर तो लिख लो मेरिट्स, ठीक है, इधर तो क्या लिख लो, मेरिट्स यानी गुण, और जो आपके पेज का राइट हैंड है दोस्तों उधर आप लिख दो डीमेरिट्स। क्या लिख दो? डीमेरिट्स, अवगुण या दोष। ठीक है, गुण क्या है और दोष क्या है, तो एक बार मैं समझाता हूं आपको। जैसे गुण तो इसका क्या है, इसमें क्या होगा, नई नई तकनीक आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन श्रमिकों का इसमें शोषण होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, चूंकि मशीनों से उत्पादन होगा। ठीक है, फिर इसमें फायदा क्या है, कंज्यूमर जो है उसको फायदा होगा, चूंकि चयन की स्वतंत्रता है, सस्ता माल मिलेगा। लेकिन कंपनियां कंज्यूमर राइट्स का वोलेशन करने लगेंगी, मिलावट करेंगी, कालाबाजारी करेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ा देंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत होगा। फिर व्यक्ति जो है, व्यक्ति का इसमें अधिकतम विकास होगा, मकान होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, सब वर्ल्ड क्लास होंगे, और उसका इंडिविजुअल जो ग्रोथ है वो भी होगा, जीवन स्तर भी बढ़ेगा। लेकिन इधर सामाजिक असुरक्षा पाई जाती है, मतलब सोशल इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट है, कभी भी हायर कर ले, कभी भी फायर कर ले, उसको जब तक तुमसे दो पैसा मिल रहा है वो तुम्हें रखेगा, और जिस दिन तुम्हारा लगा कि अब इसका यूज हो गया लात मार देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा घर परिवार चलेगा या नहीं चलेगा, अपना देखता है वो। क्यों? क्योंकि साधनों पर, रिसोर्स पर पूंजीपतियों का अधिकार है, तो उनका तो आय बढ़ रहा है, उनका धन भी बढ़ रहा है, तो आय की असमान वितरण होगा। अब यहाँ पे आपने एक गुण लिखा था कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, तो भैया वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। लेकिन इसका अवगुण क्या है कि बड़ी कंपनियों के पास तो तकनीक होगी, छोटी कंपनियों के पास नहीं होगा, तो तकनीकी गैप बहुत बढ़ जाएगा। फिर इसका एक दोस्तों फायदा होता है कि कंपटीशन के कारण वस्तु कम कीमत पर मिलने लगेंगे। जैसे हमारे देश के अंदर आप देखते हैं, जब जियो आया था तो फ्री में लॉन्च किया, तो एयरटेल, वोडाफोन, इन्होंने भी सस्ता कर दिया है ना, और एक महंगा करे तो सब महंगा कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि कम कीमत पर वस्तु और सेवा मिलती है,
लेकिन यहाँ जन कल्याण कम पाया जाता है, और यहाँ पे कई बार मंदी भी आ जाती है, कई बार मुद्रास्फीति भी आती है, तो आर्थिक असमानताएं भी देखने को मिलती है। कार्टेल भी बना लेते हैं, जैसे अभी जो आपने देखा ना 2-4 दिन पहले जियो ने पहले 20% प्राइस बढ़ाया, तो एयरटेल बोला हम भी बढ़ाएंगे, फिर शाम को आया कि वीआई भी बढ़ाएगा। दिस इज कार्टेल, एग्जांपल ऑफ कार्टेल। एक तरह से कि सब मिल के पार्टी कर ले कि भाई सब बढ़ाएंगे एक साथ, कोई कम नहीं करे, हम सब मिल के लूटेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें। तो दोस्तों आज का समय हमारा इतना ही था। तो कल हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर शुरुआत करेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण एवं दोष। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो शुभ रात्रि, कल फिर हम मिलेंगे ठीक 7 बजे। थैंक यू।